Yes. Let us start with the next topic that is of today. This is the combination of inductors and uh, in series and parallel. Okay. So see, suppose two inductors are connected in parallel. सबसे पहले इंडक्टर मतलब क्या समझा है सबको? इंडक्टर मतलब सिंपली कॉइल. ओके, ये सिंपल कॉइल जो होता है उसको ही हम इंडक्टर बोलते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली करंट करंट उसमें से पास होना चाहिए, नहीं तो वो स्प्रिंग हो गया है कि नहीं. अगर करंट पास नहीं होता है तो उसको हम स्प्रिंग बोलना पड़ेगा. बट इफ सपोज करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल, देन वी कैन जस्ट से इट इज गोइंग टू बी अ इंडक्टेंस. ठीक है, इंडक्टर उसको बोल सकते हैं. इफ सपोज दिस इंडक्टर इज ऑफ inductance 1 L1 suppose, and there is another inductor which is connected in series with this, that is L2 of इंडक्टर L2. तो इसका इंडक्टेंस L2 है और इस वाले का इंडक्टेंस L1 है. सो व्हेन दीज टू इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इफेक्टिव, ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज इफ इट इज गोइंग टू बी अ सिंगल इंडक्टर which is of value whose inductance is actually L1 plus L2. So this is called as the effective inductance of both of these two combined in series. Okay, so whenever the two inductors are connected in series, then the effective inductance of both of them combined together is going to be the sum of both of these inductances, that is L1 and L2. In this way it is very similar to resistance, जो ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड या 11th स्टैंडर्ड में भी फिर से देखा था, राइट. तो जब दो रेजिस्टेंसेस इस तरह से सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं, तो उन दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो वो जैसे इन दोनों के एडिशन के बराबर बनता है, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है. बिल्कुल, बिकॉज इंडक्टर्स इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑपोजिशन, राइट. वो भी एक तरह से ऑपोजिशन ही पैदा करता है. अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ दैट वी ऑलरेडी हैव सीन, दैट इंडक्टर ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन करंट. ठीक है, सो इन शॉर्ट वो भी एक तरह से करंट को अपोज करने वाला या करंट के चेंज को अपोज करने वाला एक डिवाइस है. इसलिए उसका जो अपोजिशन है वो भी बिल्कुल सेम वैसे ही बिहेव करता है जैसे नॉर्मल रेजिस्टेंस बिहेव करता है. So, and if you consider the parallel combination, suppose we have this first inductor which is here L1, and suppose there is another inductor which is connected to it in parallel like this, whose inductance is L2. Then the effective inductance of both of these coils combined together will actually become, suppose LP उसको हम नाम देते हैं. ठीक है, both of these coils are equivalent to a single coil which plays the same role as that of these two combined together, and if we call it as LP, then this LP can be easily found out by using the formula, that is 1 upon LP is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, which is again very similar to the formula for resistance. Okay, तो रेजिस्टेंस में जो हमने फॉर्मूला देखा है ऑलरेडी, तो वो इस तरह से हम एलपी निकाल सकते हैं. ठीक है, इसके ऊपर भी शायद बीच में किसी ने डाउट भी पूछा था कि अगर समझो दो इंडक्टर्स हमने सीरीज में लगा दिए, तो मान लो कि उनका जो इफेक्टिव इंडक्टेंस है वो सपोज 10 ओम है, और अगर सपोज उनका जो उनको जो पैरेलल में लगा दिया, उन्हीं इंडक्टेंस को जो पैरेलल में लगा दिया, तो उनका इफेक्टिव इंडक्टेंस सपोज 2.4 ओम है. ठीक है, सॉरी, हेनरी है. तो फिर अभी यहाँ पे दोनों इंडक्टर्स जो है वो कितने होंगे निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि जब सीरीज में लगते हैं तो उनका इफेक्टिव इंडक्टेंस 10 ओम है, 10 हेनरी है. ये कहने का मतलब ये हुआ कि L1 प्लस L2 इज गोइंग टू बी 10 ओम. एंड हियर इफ द पैरेलल, उनको ही हमने पैरेलल में लगा दिया और पैरेलल में कनेक्ट करने से उनका इफेक्टिव इंडक्टेंस 2.4 हेनरी आ रहा है. इस ये कहने का मतलब ये हुआ कि LP is going to be 2.4 हेनरी. करेक्ट है. यहाँ पे अगर हमने ये इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई किया थोड़ा, तो हमको क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन LP विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 L2 मिलेगा, जिसको उल्टा करने से हमको मिलेगा LP इज एक्चुअली इक्वल टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2. करेक्ट है.
but this LP is actually given to be 2.4 Henry in the question suppose. तो इससे हमको क्या मिलेगा 2.4 equal to L1 into L2 upon L1 plus L2, but this L1 plus L2 is already there, which is 10 again. So if we just take this 10 in this side, we can get this equation as 24 is equal to L1 into L2, correct है? And again from this equation we can just get that L2 is going to be 10 minus L1, right? And now if we just put this value of L2 here in this equation, then we can be able to get that 24 is equal to L1 into 10 minus L1, and hence it becomes 24 is equal to 10L1 minus L1 square, which forms a quadratic equation. If we bring all these things in this side, then we get this L1 square minus 10L1 plus 24, which is going to be equal to 0. If we just try to solve this quadratic equation, so 24 can be split up in two factors. How can we get this? अभी 24 पॉजिटिव है, राइट? तो 24 पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे इसका 10 सम चाहिए हमको, तो उसके लिए उसको हमको 6 और 4 ऐसे बांटना पड़ेगा. याद रखो 10 डिफरेंस भी आता है, 12 और 2 अगर हम करेंगे तो डिफरेंस आएगा 10, लेकिन उस केस में ये 24 निगेटिव होना चाहिए था. अगर 24 निगेटिव होता तो हम उसको 12 और 2 ऐसा सिलेक्ट करते थे, लेकिन जबकि यहाँ पे 24 पॉजिटिव है तो दोनों को हमको या तो सेम साइन देना पड़ेगा, मतलब या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव देना पड़ेगा. जबकि यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे दोनों को निगेटिव देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे -6 एंड -4. दिस विल बी द टू फैक्टर्स, so that we can get this L1 minus 6 into L1 minus 4, that is equal to 0, which gives the two values of L1, that is L1 equal to 6 or L1 equal to 4, which gives the two values of L2 also, that is 4 or 6. That means in short the two inductances which are going to be 6 and 4 only. चेक करो ठीक से, अगर इन दोनों को ही हमने अगर सीरीज में कनेक्ट किया तो 10 आएगा, और पैरेलल में कनेक्ट किया तो इस फॉर्मूला के अंदर डाल के देखो, ये फॉर्मूला के अंदर L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, तो 4 6 24 अपॉन 10 comes out to be 2.4, that is given here. ओके, सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, नो डाउट. अभी हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, जस्ट रिकॉल व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस. याद है सभी को? सेल्फ इंडक्टेंस इज सिंपली द, देखो अगर कोई कॉइल है, इस कॉइल में से अगर करंट फ्लो होता है, राइट? अगर यहाँ पे सपोज एक बैटरी हमने कनेक्ट किया है और यहाँ पे स्विच है, तो ये स्विच को अगर हमने ऑन कर दिया तो उसकी वजह से करंट चालू होगा, और करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा, और बनने के टाइम वो चेंज होगा. सो phi is going to be proportional to the current I, and the constant of proportionality between this phi and I is actually called as L, that is called as the self inductance. ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है सेल्फ इंडक्टेंस का. ओके, नाउ इफ यू कंसीडर टू कॉइल्स, ओके, ये समझो अभी यहाँ पे दो कॉइल्स है, एक ये कॉइल है इस तरह से, और एक दूसरा कॉइल जो है तो इसके साथ में ही यहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल पास में रखा हुआ है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है. अब ये दो कॉइल्स है, अभी ये जो दो कॉइल्स का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉइल्स के बीच में का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, तो वो कैसे निकालने का, और म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है बेसिकली, ये हमको अभी समझना है. देखो, इफ सपोज वी कनेक्ट बैटरी इन दिस फर्स्ट कॉइल, then we have to say this as a primary coil, and a second coil in which there is no direct current conducted here. तो यहाँ पे कोई करंट हमने कनेक्ट नहीं किया है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉइल. We can just connect a ammeter which will measure whatever current is flowing through it, but not produce any current here in this coil. Okay, इस कॉइल के अंदर डायरेक्ट कोई करंट पैदा नहीं होने वाला है, लेकिन इस कॉइल को हमने डायरेक्ट एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और इस दूसरे वाले को बोलेंगे secondary coil. If suppose we call this primary coil as 1, and the number of turns of that coil as N1, and the number of turns of secondary coil as N2, then what will happen here is, see, if suppose we switch on this circuit, जैसे हमने यहाँ पे ये switch on किया,
तो स्विच ऑन करने से क्या होगा, द करंट विल जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस फर्स्ट कॉइल, राइट। तो जैसे ही फर्स्ट कॉइल के साथ करंट अंदर चालू होगा, तो उसकी वजह से, उस करंट की वजह से जरूर उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता जाएगा, राइट। सो एज सुन एज दिस मैग्नेटिक फील्ड गेट्स बिल्ड अप, this magnetic field will also be connected to the second coil, right. that means अभी इस कॉइल के आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से चेंज हो रहा है. So after all, Faraday's law tells us simply that whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, there is a production of induced EMF in the coil, right? So we can be sure that the induced EMF will be produced in this coil also, in the second coil also, and the momentarily current will just flow through this coil and will get a kick in this ammeter here, in the pointer in the ammeter. इस एमीटर के पॉइंटर के अंदर एक हमको छोटा किक मिलेगा जब हम यहाँ पे ये स्विच ऑन करेंगे, ठीक है. द सिमिलर किक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन वी जस्ट स्विच ऑफ दिस सर्किट, बिकॉज एट दैट टाइम द करंट इन दिस प्राइमरी कॉइल विल जस्ट गेट स्टॉप्ड, and once this current in the primary coil stops, the magnetic field will also just get weakened and just get lost. And as soon as this magnetic field just gets vanished, what happens is the magnetic flux linked with this secondary coil is again changing. ठीक है, बिल्डअप होना और वैनिश होना ये दोनों एक तरह से चेंज ही कहलाते हैं. And because of that, once again we can get the another induced EMF produced in this coil, which will cause a current to flow through this secondary coil for a short time, for a moment, in this way. And in this way we can say that a momentary jerk or momentarily kick can be obtained or observed in the pointer in this secondary coil due to the when the current starts or stops in the primary coil, even if there is no physical connection between these two coils. We can note here that there is no physical connection actually there in between these two coils. correct है, ये दोनों coils connected है क्या, टच किया हुआ है क्या उनको, बिल्कुल नहीं. देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई फिजिकल कनेक्शन है ही नहीं. ये दूसरा जो कॉइल है वो सिर्फ हमने इस फर्स्ट वाले कॉइल के पास रखा है, पास, विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, विदाउट कनेक्शन. वी हैव जस्ट कीप इट वेरी क्लोज टू दिस फर्स्ट कॉइल, एंड जस्ट व्हेनेवर द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दिस फर्स्ट कॉइल, द मैग्नेटिक field builds up, and that magnetic flux is linked with, means some part of that magnetic flux is actually linked with the secondary coil also. And because of that, a small induced EMF will be produced in this secondary coil also. Even first coil में भी primary induced EMF पैदा होगा, no doubt, ठीक है ना. फर्स्ट प्राइमरी जो कॉइल है उसके अंदर भी induced EMF पैदा होगा और सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी induced EMF पैदा होगा जरूर. And because of that we can see this phenomena is called as a mutual induction. Mutual मतलब आपस में, ठीक है, ये दोनों का आपस के अंदर जो इंडक्शन हो रहा है. इंडक्शन मतलब क्या, the phenomena of production of induced EMF in the secondary coil due to the change in current in the primary coil is called as mutual induction. Actually अभी यहाँ पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो बोल रहे हैं ये इसीलिए बोल रहे हैं कि इस कॉइल के अंदर हमने डायरेक्ट EMF जोड़ा है. EMF हमने या सेल यहाँ पे हमने इस कॉइल के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट किया है, इसलिए इस वाले कॉइल को हमको प्राइमरी बोलना पड़ेगा. और वो कॉइल के अंदर इसकी वजह से वहां पे EMF पैदा हो रहा है, इसलिए उसको हमको सेकेंडरी बोलना पड़ेगा. एक्चुअली वैसा कोई कॉइल जो है वो परमानेंटली प्राइमरी या परमानेंटली सेकेंडरी नहीं होता है, ठीक है. कॉइल को प्राइमरी कब बोलते हैं, अगर मान लो ये जो सेल है इसको अगर यहाँ से उठा के हमने इसके अंदर यहाँ पे लगा दिया और उधर का एमीटर उठा के अगर इधर लगा दिया तो वो प्राइमरी बन जाएगा, ये सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है. प्राइमरी और सेकेंडरी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है. Any one of these two coils can act as a primary coil and automatically the second one will become secondary coil. Okay, yes. So in this way we can see the primary and secondary coils here. Now we'll see अभी होता क्या है ना कि इस कॉइल के अंदर जब करंट चेंज होता है तो अगर इफ मान लो कि इस फर्स्ट वाले कॉइल के अंदर I1 इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से इस जो फ्लक्स पैदा होता है उसका कुछ पार्ट इस सेकेंडरी कॉइल के साथ जुड़ा हुआ होगा, एंड दैट पार्ट कैन बी ऑब्टेन टू बी सिंपली इक्वल टू, देखो क्योंकि उसको हम बोल सकते हैं फाई द फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द करंट प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल.
So we can call it as phi 2 1. चलेगा? Phi 2 1. What does this mean? What do you mean by this phi 2 1? Phi 2 1 stands for the flux linked with secondary coil due to the current in primary coil. मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है या चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो उसका जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है उसको हम बोल रहे हैं phi 2 1. ओके, obviously this phi 2 1 will also be proportional to the current I1. करेक्ट है, क्योंकि आफ्टर ऑल the flux is produced due to the current in primary coil, right? And that's why this phi 2 1 can be supposed to be proportional to the current in primary, that means I1. Yes, and here this phi 2 1 can be supposed to be equal to the M21 into I1, where this M21 is called as the mutual inductance. Okay, इसको हम बोलेंगे mutual inductance of second coil with respect to first coil. Okay, M21 stands for mutual inductance of second coil with respect to first coil in this way. क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है और उस फ्लक्स का कुछ पार्ट इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर लिंक्ड है या सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक किया जा रहा है. इसकी वजह से यहाँ पे phi 2 1 is actually going to be M21 into I1. This M21 is actually called as the mutual inductance. Remember, it is the constant of proportionality between the flux linked with secondary coil and current in the primary coil. Remember, this M21 can be supposed to be the ratio of the flux linked with secondary coil due to the current in primary coil per unit current in the primary coil. मतलब phi 2 1 divided by I1. This is the formula for M21, we can say, and this is the concept of mutual inductance. Remember, and obviously mutual inductance is also measured in the same units as that of the सेल्फ इंडक्टेंस. जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है? द फ्लक्स पर यूनिट करंट और द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन फ्लक्स एंड करंट. सो द सेल्फ इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन हेनरी. सो इन द सेम वे हियर दिस इज आल्सो द फ्लक्स पर यूनिट करंट, बट दिस फ्लक्स इज लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल and current is flowing in primary coil. So after all the unit will be the same, that is Henry. Remember, Henry. Okay, and now we can just turn all the situation around. ये पूरा situation हम उल्टा भी घुमा सकते हैं. If suppose we flow a current of I2 in the secondary coil, अगर इस I2 secondary coil के अंदर I2 इतना करंट फ्लो होता है, ठीक है, और उसकी वजह से, और यहाँ पे हमने एक सिंपली एमीटर जोड़ दिया जो कि करंट को मेजर कर सकता है, पैदा नहीं. तो इसलिए ये जैसे हमने यहाँ पे एक करंट जोड़ दिया या सेल जोड़ दिया और यहाँ पे ये स्विच जो है वो जैसे हमने ऑन किया, as soon as this switch will be on, what will happen is the magnetic field will be produced in this due to this second coil. Okay, इस second coil की वजह से magnetic field build up होगा and some part of that magnetic field will be just connected or linked to this first coil here. करेक्ट है? तो फर्स्ट कॉइल के साथ जो भी इस मैग्नेटिक फ्लक्स का पार्ट लिंक्ड होता है उसको हम बोल देंगे phi 12. See here, phi 12. What does it mean? Phi 12 stands for the flux linked with primary coil due to the change in current in the secondary coil. Okay, तो सेकेंडरी कॉइल की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के अंदर लिंक्ड है उसको हम बोलेंगे phi 12, just opposite to this. Okay, but this will also be proportional to the current in that secondary coil, which we can say it will be I2, right? And hence the constant of proportionality between these two is actually phi M12. So phi 12 is going to be equal to M12 into I2. तो इसमें हमने क्या किया, इस सेकेंडरी वाले कॉइल को प्राइमरी बना दिया और इस प्राइमरी वाले कॉइल को सेकेंडरी बना दिया. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स हमको मिल रहा है तो वो फ्लक्स एक्चुअली M12 into I2 इस तरह से निकाला जा सकता है. ठीक है, and here this M12 can actually be called as the mutual inductance of the primary coil with respect to secondary coil. Okay, mutual inductance of primary coil with respect to secondary coil. This is denoted by M12.
and this M12 can always be found out by using the formula, that is phi12 upon I2, correct है? That means the constant of proportionality between phi12 and I2 is actually going to be this M12, which is called as the mutual inductance of first coil with respect to the second coil. But in the most of the cases, by symmetry, we can say that this M21 and M12 is actually going to be the same. तो M12 और M21 जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है? तो इसलिए उसको हमको M21 या M12 बोलने की जरूरत नहीं है. The mutual inductance between two coils is going to be the same. Anyways, we can calculate it as M12 calculate करो या M21 calculate करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. The mutual inductance in between the two coils depends on the properties of both of the coils combined together, not as a single coil. मतलब ये M12 का वैल्यू अलग या M21 का वैल्यू अलग ऐसा नहीं होता है. M12 निकालो या M21 निकालो, दोनों निकालने के बाद हमको पता चलता है कि उनके अंदर जो है इस कॉइल के भी नंबर ऑफ टर्न्स आते हैं और इस कॉइल के भी नंबर ऑफ टर्न्स उसमें आते हैं, बिल्कुल. और उसकी वजह से यहाँ पे M12 और M21 ये दोनों सेम होने की वजह से उनको M12 और M21 बोलने की जरूरत नहीं है. वी कैन जस्ट कॉल इट एज सिंपली M, which is called as the mutual inductance between those two coils. Okay, between मतलब कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी डजंट मैटर, ठीक है? सो इसलिए उसको हम सिंपली द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स बोल सकते हैं. Yes, but this mutual inductance, no doubt, depends on the spacing between the two coils. देखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि अगर सपोज एक कॉइल यहाँ पे हमने रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कॉइल यहाँ पे बहुत करीब इसके रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है? अब इन दोनों के बीच में का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा, सीधी बात है. लेकिन अगर सपोज हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया जिसके अंदर एक कॉइल जो है वो यहाँ पे हमने रखा हुआ है इस तरह से, बट दूसरा जो कॉइल है वो उससे थोड़ा दूर रखा हुआ है इस तरह से. देखो, अब अगर इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ा दिया तो इसका जो इसके अंदर जो भी फ्लक्स पैदा होगा, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि इसके अंदर जितना भी फ्लक्स पैदा होगा उसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो पार्ट है वो सेकेंड वाले कॉइल के साथ लिंक्ड होगा जरूर, ठीक है? क्योंकि इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस ही इतना कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो इस फर्स्ट कॉइल का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड है, नो डाउट. लेकिन अभी यहाँ पे अगर देखो ठीक से, तो इस पर प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या जितना भी फ्लक्स पैदा होगा वो जैसे जैसे हम दूर दूर जाएंगे वैसे वैसे उसका फ्लक्स कम होता जाएगा. ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी तो कम कम होता जाएगा. तो अगर हम एक लिमिट से बहुत दूर चले गए तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उसको अफेक्ट भी नहीं करेगा, कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा उसको. तो इसलिए कहा जाता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना इन दोनों के बीच में का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कम होगा जरूर. So M will decrease if these two coils are taken far away from each other, and the mutual inductance will increase if the two coils are brought closer to each other. Even इससे भी आगे जाके mutual inductance between the two coils can be increased if both of these coils are just wound on a same iron core like this. अगर एक ही आयरन कोर के ऊपर विदाउट कॉन्टैक्ट ऑब्वियसली, अगर एक इसके ऊपर हमने एक कॉइल पॉइंट किया इस तरह से, ये देखो, यस, एंड देन एट द सेम आयरन कोर, इसी आयरन कोर के ऊपर हमने और एक कॉइल वाइंड किया सपोज इस तरह से, ये देखो, ये दूसरा कॉइल है अभी, ऑब्वियसली उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है? एक कॉइल अंदर है, इसको बिल्कुल चिपक के उसको वाइंड किया है हमने, और दूसरा कॉइल थोड़ा सा लूज, मतलब थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के उसको हमने उसके ऊपर वाउंड किया हुआ है. ऐसे अभी इस हालत में अगर देखेंगे तो सोचो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्योंकि इस केस में क्या है ना कि इस केस में भी अगर देखते हो तो वो दोनों कॉइल्स बिल्कुल नजदीक नजदीक है, लेकिन एक ही एक्सिस पे तो नहीं है ना, उनके कोर तो अलग अलग है, उनके जो सेंटर्स है वो तो अलग अलग है. लेकिन यहाँ पे अगर देखते हो ठीक से तो एक ही कोर के ऊपर अगर दूसरा कॉइल हमने अगर वाइंड कर दिया तो दोनों का एक्सिस एक ही हो गया. ऐसे की हालत में एक कॉइल के अंदर जैसे करंट चालू होगा तो उसके सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जिसका पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो पार्ट है वो सेकेंड वाले कॉइल के ऊपर साथ लिंक्ड होगा.
और उसकी वजह से ऐसे हालत में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ता है, और उसको ये सॉफ्ट आयरन का जो कोर है वो भी हेल्प करता है, बिकॉज ये सॉफ्ट आयरन कोर विल ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, and because of that it will produce its own magnetic field, and that magnetic field will just make the original magnetic field more and more strong, and that's why the flux linked with this secondary coil will just be increased, it will get increased. So इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है दो कॉइल्स के बीच में का, ये सॉफ्ट आयरन की वजह से हम उनके सेल्फ इंडक्टेंस से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उनके सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोडक्ट से भी ज्यादा हम कर सकते हैं ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, बाय जस्ट कीपिंग a solenoid or a soft iron core or soft iron rod along the axis of both of these coils like this. Okay, so this is the concept of mutual inductance. Yes, so अभी देखो इसमें एक बात समझो इसमें ठीक से, चलो ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर एक कंसेप्ट आता है जो कि तुमको अभी आगे पढ़ना है इसके अंदर ही, कि दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, what do you mean by this coefficient of coupling? So the coefficient of coupling of this will be, this system will be moderate, but the coefficient of coupling in this case here will be very very small. Why? Because the mutual inductance between these two coils is going to be very small here. यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम होगा क्योंकि ये दो कॉइल्स दूर दूर चले गए ना, तो इसलिए उनके बीच में का जो कपलिंग है तो वो कपलिंग इतना परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो छोड़ो वो बहुत कम है, इसलिए उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज वेरी वेरी स्मॉल हियर इन दिस केस. बट इन दिस केस हियर द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज वेरी मच ग्रेटर हियर. तो इस केस में क्या है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू है तो वो उनके सेल्फ इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के भी से भी ज्यादा है, और इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज वेरी मच लार्ज हियर. Here it is going to be very small, but in this case it is going to be moderate like this. Okay, अभी एक और एक बात हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 521 is going to be equal to M21 into I1. Okay, so इससे हम M21 को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट. लेकिन याद रखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रैक्टिकली मेजर करने जैसा क्वांटिटी नहीं है. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स कैनॉट बी मेजर्ड practically. Theoretically it can be measured by using the formulas and all, but in order to define this self mutual inductance in a proper way and measure it practically, we should use the Faraday's law. So if you use the Faraday's law here, so see here the situation is going to be the same, that is there are two coils, one of which is called as primary because the direct cell is connected to it, and the other one is called secondary because the current flows through this coil due to the change in flux linked with it due to the current flowing in this first coil. Okay, तो मतलब इसका फर्स्ट कॉइल के अंदर जब करंट चालू होगा तो उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा होगा जो इसके अंदर करंट पैदा करेगा. ठीक है, तो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट डायरेक्ट पैदा नहीं हो सकता है. ठीक है, द करंट प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी ड्यू टू द करंट चेंज इन द प्राइमरी कॉइल. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी and this is called as primary. So let us consider the current in this primary as I1, and the flux, part of the flux linked with secondary due to the current in primary will be denoted by phi21. Okay, phi21. So already we have seen that this phi21 is going to be equal to M21 into I1, right? But at the same time, if we see clearly that the induced EMF in this secondary coil will be given by the Faraday's law. What does this Faraday's law tells us is E, that is the EMF produced in this secondary coil, we can call it as E2 or E21 by default. So it will actually be equal to d phi 21 by dt.
okay, where d phi 2 1 by dt stands for the rate of change of magnetic flux linked with the secondary coil due to the change in current in this primary coil. So here we can just replace this value and get this induced EMF E21 to be simply equal to d by dt of what is phi 21? See, it is M21 into I1, no doubt. Or we can just simply call it as M only, because already we have seen here that M12 and M21 are going to be the same only. So there is no need to call them as M21 or M12. So we can just use it as M. So we can see simply E21, which is going to be equal to M into dI1 by dt. So that we can just define this mutual inductance between the two coils in this way. Now, obviously minus sign will be already there, but just forget about that minus sign because we want to consider the magnitude only. So mutual inductance कभी negative तो होता नहीं है, ठीक है? So if we just divide this di by dt in this denominator here, then we can get E21 divided by di1 by dt, okay? And in this way here, the mutual inductance, obviously minus sign will be there, but mutual inductance is never negative, remember. So mutual inductance is going to be the magnitude of or mod of this ratio, okay? So forget about the minus sign there. तो यहाँ पे minus sign नहीं आएगा. तो mutual inductance is actually defined as the induced EMF produced in the secondary coil per unit rate of change of current in the primary coil. बिल्कुल simple. ठीक है, mutual inductance between the two coils is defined as the induced EMF produced in the secondary coil when the current in the primary coil is changing at the rate of 1 ampere per second. ओके मतलब अगर फर्स्ट प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड इस रेट से अगर करंट चेंज होता है तो उस केस में जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल के अंदर पैदा होता है उसको ही हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे. ठीक है, उन दोनों कॉइल के बीच में का म्यूचुअल इंडक्टेंस उसको हम बोल सकते हैं आराम से. ठीक है, सो दिस इज ऑलरेडी द डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, रिमेंबर. And also that if suppose L1 is going to be the self inductance of this primary coil and suppose L2 is going to be the self inductance of this secondary coil, then M is actually going to be, क्योंकि देखो L1 जो है वो L1 एक्चुअली उसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है और L2 जो है वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है. बट अगर हम देखेंगे ठीक से तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स just depends upon the product of N1 and N2. Okay, देखो ठीक से तो mutual inductance depends on the product of number of turns of the primary coil and number of turns in the secondary coil, but the self inductance of primary coil depends on the square of number of turns in itself, and already we have seen this equation right in last lecture. And the self inductance of secondary coil will also depend on the square of the number of turns of that coil, and hence we can say that here this N1 is proportional to root L1 actually, and N2 is going to be proportional to root L2. And since this mutual inductance depends on the product of N1 and N2, just we can use this fact here and conclude that the mutual inductance is going to be proportional to the root of L1 and L2, remember. And the constant of proportionality between this M and root L1 L2 is actually called as the coefficient of coupling. Remember, it is denoted by K. So we can just say that this mutual inductance is going to be root of K into root of L1 into L2. This is the equation for mutual inductance in terms of self inductance of these two coils individually. Okay. And इससे भी आगे जाके अगर L1 equal to L2 रहा तो फिर क्या होगा, mutual inductance will become the same as the self inductance, K into self inductance, no doubt. अब यहाँ पे ये K जो है इसको ही हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी कि अगर दो कॉइल्स बहुत ज्यादा नजदीक है, इतने ज्यादा नजदीक है जो एक का एक्सिस और दूसरे का जो एक्सिस है वो बिल्कुल सेम ही है, ये देखो ऐसे. तो अगर ऐसा है तो इस केस में एक K का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीस टू कॉइल्स विल बी वेरी मच greater in this case. But if suppose the two coils are coupled like this, suppose the first coil is
kept here and the secondary coil is kept like this here. अभी इनके दोनों के बीच में का जो coefficient of coupling है, it will be less than this here. So here in this case we can say that the coefficient of coupling is going to be greater than 1. Yes, it's going to be greater than 1. Yes, and here in this case the coefficient of coupling may be equal to 1. But when the two coils are very far away from each other like this, अगर ये coil बहुत दूर है इस तरह से, तो उस केस में क्या होगा? The coefficient of coupling will be less than 1. ठीक है? So when the coefficient of coupling is greater than 1, the two coils are supposed to be tightly coupled. Okay, उसको हम बोलेंगे tightly coupled. But when the coefficient of coupling is 1, we can call them as a perfectly coupled. Okay, the coefficient of coupling is 1. That means the two coils are perfectly coupled. And if suppose the coefficient of coupling is less than 1 in this case, as it in the last case, we can call them the two coils are very loosely coupled. ऐसा हम बोल सकते हैं उसको. ठीक है, loosely coupled. Yes. So this is all about the self inductance and mutual inductance and relationship between all of them. So just take a look, and if you have any doubt, just unmute your mic and ask. Yes, any doubt? No doubt? Okay, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुकते हैं. Let us see the next topic. Next lecture में most probably ये chapter खत्म हो जाएगा up to the theory level. Numericals will be left, which will be covered in the next to next lecture. ठीक है, चलो, thank you all of you.